हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। देखो, ये पेपर थर्ड में ये टॉपिक तो है, उसके साथ साथ पेपर फोर्थ को भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि पेपर फोर्थ में मैंने बुद्धि को बताया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैंने स्किप किया था। जैसे साइमन बी ने परीक्षण हो गया, अल्फा आर्मी परीक्षण हो गया, इन सबको मैंने नहीं डिस्कस किया था। क्यों नहीं किया था? ताकि हम लोग साथ में बिल्कुल डिस्कस कर लें जब मैं पेपर थर्ड के पर्सपेक्ट से बुद्धि को कवर कराऊँ, ठीक है? तो इसमें हम लोग बुद्धि को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि पूरा लेक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, जो बच्चे सीडीपी के मेरे कहने पे अलग से बुक बना कॉपी बनाए हैं, नोट्स नोट्स बनाए हैं ना, उसमें इसको तो नोट्स कर ही लेना, ठीक है? और ये आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट तो है, उसके साथ साथ ये यूपी टेट और सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अलग से नोट्स बनाए हो उसमें इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है? नोट्स बना लेना इसका। चलो, बेसिक से समझेंगे बुद्धि को। बस आप लोग पेशेंस के साथ एक एक पॉइंट को सुनते और समझते चलो। देखो मेरे भाई, जब मैंने पेपर फोर्थ को कवर कराया था तो बताया था कि बुद्धि एक ऐसी युक्ति होती है ना, जो हमें, यानी जो मनुष्य को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो बुद्धि क्या करती है? हमारे सामने जो परिस्थिति उत्पन्न होती ना, उसके साथ हमें भैया सामंजस्यपूर्ण अपना जो कि सामंजस्य स्थापित करने की एक क्षमता प्रदान करता है। ये होता है मुख्य बुद्धि का कार्य, ठीक है? चलो, बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है। बुद्धि को हम देख नहीं सकते, अपितु ये मेरे भाई इसके प्रभावों को हम देखते हैं, ठीक है? बुद्धि अमूर्त है, इसलिए केवल इसके प्रभाव और परिणामों को ही जाना और देखा जा सकता है, ठीक है? जैसे मैंने बताया था कि आप लाइट को नहीं देख सकते हो, प्रकाश को नहीं देख सकते हो, लेकिन उसके प्रभावों को देखते हो। उसी प्रकार बुद्धि को आप नहीं देख सकते, लेकिन बुद्धि के आप प्रभावों को देखते हो, ठीक? बुद्धि के ही आधार पर व्यक्ति की मेरी योग्यताओं का निर्धारण होता है, ठीक है? अगर बुद्धि ठीक-ठाक है तो हम मानेंगे कि एक बालक का विकास सर्वांगीण हो सकता है। तो बुद्धि के आधार पे ही कि कोई बालक का मेरे भाई क्या होता है, योग्यताओं का निर्धारण होता है। ये इसका थोड़ा-सा भूमिका हो गई, ठीक है? चलो, इसके बारे में बीने मनोवैज्ञानिक हुए, वो क्या बोले? बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे भाई उचित व्यवहार कर पाता है। यानी अगर आपके अंदर बुद्धि है तभी आप अपने लक्ष्य के प्रति कि अग्रसर रहोगे, ये कहते हैं आपके प्यारे बीने साहब, ठीक है? आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उसके जो व्यवहार है, कोई बालक का व्यवहार है ना, अगर उसके अंदर बुद्धि है तभी हम उसमें भैया चेंजेस ला सकते हैं। ये कहते हैं आपके प्यारे बीने साहब। सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशन मुझे लगती है वो है मेरे भाई स्टर्न की। ये क्या कहते हैं कि बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता है। यानी कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है मेरे भाई, कि आपके सामने कोई नई परिस्थिति आती है ना, तो आप उसके साथ सामंजस्यपूर्ण से मेरे भाई व्यवस्थित कर सकते हो अपने आप को। ये कहते हैं आपके स्टर्न साहब, ठीक है? इस प्रकार से इनकी डिफिनेशन स्टर्न की कहीं नोट करके लिख लेना कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। अच्छा, आपके पास नई परिस्थिति आएगी कब? मान लो अभी आप देखो 2 का टेबल याद कर रहे हो, नहीं आपको याद हो रहा है, लेकिन एक बालक धीरे सोचते अगर वो ये कहेगा कि मैं 2 में 2 ऐड करके 4 कर दे रहा हूँ, फिर 4 में 2 ऐड कर रहा हूँ तो 6 हो जा रहा है, इससे इसका एक टेबल भी तैयार हो जा रहा है। तो इस प्रकार से नई परिस्थितियों का समायोजन अगर कर पा रहे हो, तो समझो आपके अंदर बुद्धि है। ये कहते हैं आपके प्यारे प्यारे स्टर्न साहब, ठीक है? चलो, इतना समझे ना? अब हम लोग ये समझते हैं बुद्धि का स्वरूप व विशेषता है, यानी बुद्धि का जो नेचर होता है उसको समझते हैं क्या है। देखो, आपके प्यारे मनोवैज्ञानिक फ्री मैन हुए, ये मेरे भाई बुद्धि को 3 भागों में बाँट के बताए कि सबसे फर्स्ट क्या है कि बुद्धि जो है वो समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को हम जानते हैं कि किसी चीज़ का समायोजन करने के लिए बुद्धि का उपयोग होता है। सबसे फर्स्ट ये बताए। सेकंड पॉइंट ये डिस्कस किए कि सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि, जब मैं अमूर्त चिंतन को मैंने डिस्कस किया था आपकी पेपर थर्ड में ही, अमूर्त चिंतन है, चिंतन है, थिंकिंग है, उसमें मैं बताया था। तो मेरे भाई अमूर्त चिंतन के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। आप आंख बंद करके सोचते हो ना, कि मान लो आपका टेस्ट है, तो आप सोचते हो मैं टेस्ट में क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा। तो अमूर्त चिंतन वो जो हमें दिखाई नहीं देता, पर हमारे मानसिक हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है, वही तो है मूर्ति चिंतन। तो उसको चिंतन करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये कौन कहते हैं? आपके फ्री मैन साहब, ठीक है? इनकी तीनों बातें कहीं नोट करके लिख लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है?
चलो उसके बाद बुद्धि की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार है मेरे भाई। देखो जो ऊपर तीनों बातें फ्रीमैन का सीखे ना, उसके बाद बुद्धि के मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं जो पॉइंट वाइज ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मैं इनको समझा देता हूँ। देखो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, ठीक है, यह बुद्धि की विशेषता है। उसके बाद आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बुद्धि की विशेषता को डिफाइन करो, तो इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो, ठीक है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। ये बुद्धि की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, ठीक है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, जो हमने सेकंड पॉइंट में समझा था कि बुद्धि सीखने की क्षमता है, जो फ्रीमैन ने बताया था मेरे भाई। देखो सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, ये यहाँ पे इसको ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अतीत में अगर मान लो आपके सामने कोई घटना हुई है, तो उसको देख के आप सीख सकते हो ताकि दोबारा उस घटना से बच सकते हो, वो बुद्धि से ही संभव है, ठीक है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में सोच विचार हम लोग कर सकते हैं, जो थर्ड पॉइंट फ्रीमैन का था, ठीक है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है, जो आपके बताते हैं ना कि आपके थर्नडाइक साहब, जो आपके थर्नडाइक साहब बताते हैं कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का जो कि मेरे भाई क्या है कि समूह है। अभी मैं आगे वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो ये इसकी विशेषता है, कुछ इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लेना और अच्छे से एक बार पढ़ लेना। बुद्धि ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है मेरे भाई, कैसे? बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है और ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, ठीक। ये कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, पर कुछ मनोवैज्ञानिक इसमें मेरे भाई कि क्या करते हैं, मतभेद भी रहता है। वो कहते हैं नहीं, बुद्धि भी अर्जित ही है। तो इसमें थोड़ा सा संदेह है, इसको आप लोग एक बार ऐसे लिख लेना कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि को इस पे अंतर होता है कि बुद्धि को हम ये मानते हैं कि ये जन्मजात होता है और ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, ठीक। चलो लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर होता है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना। चलो इसको समझो। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है तथा समझकर मस्तिष्क को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी कहीं नोट पॉइंट करके लिख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो ये इसकी 12 विशेषता है, आप लोग इसे अच्छे से एक बार नोट कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम लोग बुद्धि के प्रकार। अभी हम लोग समझे बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की विशेषता क्या है, अब हम लोग ये समझेंगे बुद्धि के प्रकार, ठीक है। काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक प्यारे मनोवैज्ञानिक हुए गैरिट साहब, ये बुद्धि को 3 भागों में बांट के बताए। सबसे पहले अमूर्त बुद्धि, फिर मेरे भाई मूर्त बुद्धि, उसके बाद सामाजिक बुद्धि। यही बुद्धि आपके थर्नडाइक साहब भी देते हैं, ठीक है। थर्नडाइक भी यही बुद्धि बताते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, आपको वो समझने की आवश्यकता है। सबसे फर्स्ट है मेरे भाई मूर्त बुद्धि, ठीक है। देखो मूर्त बुद्धि वो होती है ना जो हम किसी कार्य को करते हैं, जैसे किसी मान लो कोई एक इंजीनियर है, कोई एक मैकेनिक है, कोई एक औद्योगिक कार्य करता है, तो उसको किस बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है? मूर्त बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा अमूर्त बुद्धि किसकी आवश्यकता पड़ती है? आप मेरे भाई अगर डॉक्टर हो, आप दार्शनिक हो, चित्रकार हो, साहित्यकार हो, आप बुक पढ़ रहे हो ज्ञान अर्जन के लिए, अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम चिंतन करते हैं, ठीक। चलो सामाजिक बुद्धि क्या होती है? एक अच्छा कोई मंत्री हो गया, कोई नेता हो गया, कोई व्यवसायी हो गया, कोई कूटनीति हो गया, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, उसके लिए हमें सामाजिक बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक बुद्धि हमें मिलनसार बनाती है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में सहायता देती है। ये होता है मेरे भाई गैरिट के अनुसार 3 जो आपकी बुद्धि के प्रकार हो गए, ठीक है। चलो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरे भाई थर्नडाइक ने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया था। थर्नडाइक ने भी बुद्धि को 3 भागों में बांट के बताया। सबसे पहले अमूर्त बुद्धि, उसके बाद इन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि, फिर यांत्रिक बुद्धि। अच्छा यांत्रिक बुद्धि को ही हम लोग मूर्त बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम मूर्त बुद्धि है। देखो जो बात आपके गैरिट साहब बताते हैं वही बात ये भी बताते हैं। ये कहते हैं कि अमूर्त बुद्धि हमें ज्ञान अर्जन के लिए उपयोगी होती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान के लिए हमें अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। चलो इस प्रकार से आप लोग अमूर्त बुद्धि को जानते रहना। अच्छा अमूर्त और मूर्त में कुछ बच्चे अगर अभी भी कंफ्यूज है तो मैं बता देना चाहता हूँ। अमूर्त वो होता है ना जो हमें दिखाई नहीं देता, और मूर्त वो होता है जो हमें दिखाई देता है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे भाई बहन, जो हमें दिखाई देता है। ये बताओ, हम पेड़ पौधे सब कुछ देखते हैं ना, तो वो है मूर्त। अगर हम ये बताओ पेड़ पौधों के बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं कि ये पेड़ बहुत लंबा है, ये पेड़ बहुत छोटा है, तो वो क्या है? वो है अमूर्त, जिसके बारे में हम मानसिक क्रिया करते सोचते हैं, पर वास्तविक में वो होता नहीं, वो होता है अमूर्त, ठीक। चलो इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझते रहना, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्या है, थर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। अमूर्त बुद्धि, उसके बाद सामाजिक बुद्धि, उसके बाद यांत्रिक बुद्धि। उसके बाद आपके जो गैरिट साहब है इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। अमूर्त बुद्धि,
मूर्त बुद्धि, उसके बाद सामाजिक बुद्धि, तीनों चीज़ों को आप लोग ऐसे नोट करके कहीं लिख लेना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट आता है मेरे भाई बुद्धि के सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही, ध्यान से सुन लेना। देखो, अभी तक हम लोग ये जान रहे थे ना मेरे भाई कि बुद्धि होती क्या है। अब हम लोग ये जानेंगे ना बुद्धि कौन कौन से तत्व से मिलकर बनी है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, मनोवैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए गए बुद्धि संबंधी सिद्धांतों द्वारा इस प्रश्न का उत्तर हम लोग समझ सकते हैं। किस प्रश्न का? कि बुद्धि क्या है, बुद्धि में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, ये हम लोग जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपका आता है मेरे भाई सिद्धांत, वो है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बी ने, टर्मन और स्टर्न साहब ने मिलकर एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। ये कहते हैं ना बुद्धि भैया एक कारक है। कुछ भी अगर हम कुछ क्रिया करते हैं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि उसको नियंत्रित करती है। ये कहते हैं कि जो बुद्धि जो कुछ भी है वो अविभाज्य इकाई है, कि बुद्धि जो कुछ भी है वो क्या है? अविभाज्य इकाई है, इसे हम लोग बांट नहीं सकते, ठीक है। ये समग्र रूप में एक है, कहने का ये अर्थ है। देखो, इनके अनुसार इकाई कारक शक्ति ऊर्जा वह है जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। यानी बुद्धि जो है ना मेरे भाई, वह व्यक्ति की सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। उसके बाद ये अविभाज्य इकाई है, ये बटी हुई नहीं है, ये सभी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये कहते हैं आपके एक कारक सिद्धांत के अनुसार बीनेट, टर्मन और स्टर्न साहब। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सुन लो। अगर आपको देखो वन लीनियर क्वेश्चन आता है कभी आगे की तैयारी के लिए, अगर बीने साहब भी हैं, टर्मन साहब भी हैं, स्टर्न साहब हैं, तो आप मेरे भाई तीनों लोगों को टिक करोगे। ऑप्शन देता है ना ए बी सी डी, इसमें तीनों सही हैं, या फिर ए बी सही है, या फिर ए सही है, तो आप तीनों को टिक करोगे। यदि अगर मेरे भाई तीनों लोग नहीं हैं तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे बीने साहब को, उसके बाद टर्मन साहब को, उसके बाद मेरे भाई किसको दोगे? स्टर्न साहब को, ठीक है। इतना याद बस दिमाग में क्या बना के रखना कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो कहोगे मेरे भाई बीने, टर्मन और स्टर्न साहब। इतना दिमाग में बना के रखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक कारक सिद्धांत समझ गए। चलो, द्विकारक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे आपके प्यारे प्यारे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जी ने द्विखंडन या मेरे भाई द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो देखो मेरा भी कौन कौन सा है द्विकारक, एक है सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को कहते हैं जनरल फैक्टर और विशिष्ट कारक को कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। इसे जी फैक्टर और यस फैक्टर से ऐसे मेरे भाई शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानो। सामान्य कारक क्या होता है? देखो, स्पीयरमैन मानते हैं कि बुद्धि दो योग्यताओं का योग है। जो हमारी बुद्धि है ना, वो दो योग्यताओं का योग है। कौन कौन सा? एस फैक्टर और जी फैक्टर, ये दोनों मिलके बुद्धि का निर्माण करते हैं, ठीक है। सामान्य कारक यानी जो आपका जी फैक्टर है, वो व्यक्तित्व के सभी कार्यों को प्रभावित करता है या सभी कार्यों में सहायता करता है। और विशिष्ट कारक जो होता है, वो विशेष कार्य में सहायता देता है। कहोगे सर विशेष कारक क्या है? तो उदाहरण से समझो, कोई गणित में प्रवीण है, तो कोई कला, कोई संगीत में प्रवीण है, कोई विज्ञान में प्रवीण है। इन विशेष कार्यों की प्रवीणता के लिए विशिष्ट बुद्धि यानी यश फैक्टर द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जो हम कोई विशेष कार्य करते हैं ना, कोई मैथ में स्ट्रांग है, कोई सीडीपी में स्ट्रांग है, कोई सब में स्ट्रांग है, तो ये मेरे भाई कैसे होता है? ये यश फैक्टर के कारण होता है, ठीक है। सामान्य कार्य में सामान्य बुद्धि यानी कि जी फैक्टर सहायक होता है। इस प्रकार से आप लोग इसे समझ के रखना, ठीक है। चलो, अब देखो जी कारक की कुछ विशेषताएं हैं, यानी मेरे भाई आपका जो सामान्य कारक है, जो आपकी स्पीयर मैंने दी है, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो, यदि अगर मैं टेट और सीटेट के लिए बताता ना तो इसको नहीं लिखता, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में लिखना है ना, उसको समझना है ना, तो इतना लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी कारक की विशेषताएं क्या है, यानी जो सामान्य कारक है उसकी विशेषता क्या है? यह कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, ठीक है। यह कारक जन्मजात होता है, और आपका जो मेरे भाई यश कारक है ना, वो हम ये अर्जित करते हैं। अच्छा, विशेष आप ये बताओ, अगर मैथ अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या आप मैथ में मेरे भाई प्रवीणता ला सकते हो? मैथ में महारत हासिल कर सकते हो? नहीं ना। तो क्या हो गया? यश कारक क्या है? वो मेरे भाई अर्जित है। और जो जी कारक क्या है? वो जन्मजात है, ठीक। और मेरे भाई यह कारक सदैव समान रहता है, ठीक है। और सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं, ये दोनों में सेम पॉइंट ही मिलेगी, ठीक है। चलो, उसके बाद यह कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल रहता है। ये तो आप दोनों में लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, यह कारक जीवन के प्राय सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। और मेरे भाई अब समझते हैं हम लोग यश कारक की विशेषता यानी स्पेसिफिक जो फैक्टर है उसकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखो, यह कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहते हैं ना, कोई प्रोफेसर होता है, कोई उससे नीचे प्रोफेसर होता है, कोई उसके नीचे असिस्टेंट टीचर होता है। तो इस प्रकार से
आप मेरे भाई सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न यश कारक होता है या फिर विशिष्ट कारक होता है, इस प्रकार से समझते रहना, ठीक है। यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से विशिष्ट कारक सहायक होते हैं, ठीक है। व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होती है वह उसमें निपुण हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, किसी को भैया मैथ पढ़ाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, किसी को रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है, किसी को सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। कहते हैं ना, जो लोग रूम लेके रहते हैं, कहते हैं अरे भाई तेरी हाथ की सब्जी तो बड़ी अच्छी है, तू सब्जी बना, मैं रोटी बनाऊंगा। तो क्या है, अपनी अपनी मेरे भाई विशिष्टता है, इस प्रकार से आप लोग इसे समझ के रखना, ठीक है। चलो, विशिष्ट कारक अर्जित किया जाता है, मैंने ऊपर इसको डिस्कस किया। जो विशिष्ट कारक है ना, इसे हम अर्जित करते हैं, ठीक है। चलो, इस प्रकार से इसको समझना। उसके बाद भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के की विशिष्ट कारक होते हैं या व्यक्तियों की भिन्नता के कारण होता है, इस प्रकार से इसे भी समझते रहना, ठीक है। चलो, एक बार मैं रिवीजन मारता हूँ। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने, टर्मन और स्टर्न साहब। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? आपके प्यारे स्पीयरमैन, जिसको इन्होंने दो भागों में बांटा, जी फैक्टर और यस फैक्टर। उसके बाद अब हम लोग इस पे चलते हैं मेरे भाई, बहुकारक सिद्धांत, जो आपके प्यारे प्यारे थॉर्नडाइक साहब दिए हैं। इसको ऐसा समझाऊंगा ना, कभी नहीं भूलोगे। कैसे? देखो, अमेरिका के मनोविज्ञान थॉर्नडाइक साहब ने, बिल्ली वाले मैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीधे सीधे कह सकते हो, आपके प्यारे थॉर्नडाइक साहब ने इसका प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है। अब कहोगे सर इसको थोड़ा सा समझाओ, फिर आगे चलो। देखो, यहाँ पे मान लो एक दुचक्का देख रहे हो, रोड पे चल रही है, तो क्या कहोगे अगर आपसे कोई पूछे कि भैया दुचक्का चलने के लिए क्या आवश्यक है? ये नहीं न कहोगे सिर्फ पेट्रोल। अगर मैं चक्का निकालूं तो पेट्रोल लेके चल पाओगे? नहीं ना। अगर आप पेट्रोल में ना डालो तो क्या चक्का लेके चल पाओगे? ढगरा के ले जाओगे, कुछ है दूर थक जाओगे। तो मेरे भाई ये कहते हैं ना कि बुद्धि सभी कई प्रकार की शक्तियों का समूह है। इसके पहले जो आपके एक कारक सिद्धांत में वो कहते हैं कि नहीं, बुद्धि सिर्फ एक है, और मेरे भाई स्पीयरमैन कहते हैं नहीं, बुद्धि दो चीजों से मिलकर बनी है, जी कारक और यश कारक। ये कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्धि जो है मेरे भाई कई शक्तियों का समूह है, ठीक। विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार की सहायता की समानता आवश्यक नहीं है। ये बताओ, अगर मेरे भाई डीजल पेट्रोल ना गाड़ी में डाला जाए तो क्या ये आगे बढ़ेगी? नहीं ना। अगर मैं हंडिलवा निकाल दूं तो क्या चला पाओगे? इसी प्रकार से जो बुद्धि है वो कई शक्तियों का समूह है। ये कहते हैं आपके प्यारे प्यारे थॉर्नडाइक साहब। इन्होंने इसको तीन भागों में बांटा। मैंने जब बुद्धि के प्रकार बताया था तो अभी ऊपर ही बताया था कि सामाजिक बुद्धि, मूर्त या स्थूल स्थूल बुद्धि, उसके बाद क्या है, अमूर्त बुद्धि, ठीक है। ये तीनों को एक बार मैंने ऊपर बताया, तो जो बच्चे अगर उसको अभी अभी जुड़े हो तो एक बार जाके लेक्चर फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। सामाजिक बुद्धि वो होती है जो हम समाज के साथ घुल मिल के अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं। मूर्त बुद्धि वो होती है जो चाहे इंजीनियर हो गए, चाहे मैकेनिक हो गए, जो हम सामने से कोई क्रिया करते हैं वो हमें सहायता प्रदान करती है, मूर्त बुद्धि। उसके बाद अमूर्त बुद्धि वो होती जो हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। अच्छा, किसी को मारना है तो थप्पड़ से मारूंगा कि डंडे से मारूंगा, या फिर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो कौन कौन सा पार्ट का, कौन सी एग्जाम्पल का मैं उपयोग करूंगा। ये क्या हो गया? अमूर्त चिंतन हो गया। वास्तव में हम करते नहीं अभी। अगर वास्तव में हम क्रिया किससे करते हैं? मूर्त बुद्धि से। लेकिन सोचते किससे हैं? अमूर्त बुद्धि की सहायता से। ये थंडाई के तीनों चीजों को आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, समूह कारक सिद्धांत को समझते हैं। अच्छा, एक है समूह कारक और एक है मेरे भाई बहुकारक, ठीक है। उसको मैं आगे समझाऊंगा। और यहाँ पे देखो, बहुकारक जो सिद्धांत है वो दिए थे थंडाइक साहब। अब समूह कारक को इसमें समझो, समूह कारक अलग है, ठीक। बहुकारक थंडाइक ने दिया था। अभी कंफ्यूज मत होना, अभी बहुत चीजें नीचे पढ़नी है, ठीक है। देखो, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो मेरे भाई दो प्यारे प्यारे मनोवैज्ञानिक मिलके, स्टर्न साहब और उसके बाद कैली साहब। इन्होंने कहा ना कि आपकी जो बुद्धि है ना मेरे भाई, कुछ मानसिक योग्यताओं से मिलके बनी है। कौन कौन से? जो बात आपके ऊपर कहते हैं ना कि थॉर्नडाइक साहब, इसको थोड़ा सा ये लोग एक्सप्लेन करके कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले समझो कैली साहब क्या कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन टिक करने के लिए आए ना, अभी तो आपको लिखना है, पर ऑप्शन अगर टिक करने के लिए आए कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो आप दोनों को प्रायोरिटी दोगे, ठीक। चलो, उसमें अगर थोड़ा सा क्लासिफाई करके बताएगा तो ये पूछ सकता है समूह कारक में 9 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किसने किया था, तो आप कह सकते हो कैली साहब, ठीक है। और 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किसने किया था, तो कह सकते हो थॉमसन साहब, ठीक है। चलो, कैली साहब कहते हैं मेरे भाई
कि जो हमारा जो कि मानसिक है ना, वो 9 मानसिक योग्यताओं से मिलके बनी है। जो हमारी बुद्धि है उसका निर्माण 9 मेरे भाई मानसिक योग्यताओं से मिलके बनी है, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक योग्यता, अगर जिस बच्चे में सामाजिक योग्यता अच्छी है तो उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी। उसके बाद वर्बल एबिलिटी यानी वाचिक योग्यता, फिर सांख्यिकी की योग्यता, फिर क्रियात्मक, फिर शारीरिक, इस प्रकार से सभी ये मिलके बनती है। संज्ञानात्मक हो गई, उसके बाद मैकेनिकल हो गया, उसके बाद मेरे भाई स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता, ठीक। इस प्रकार से मिलके जो है कि 9 को मिलके, तो इन 9 को मिलके क्या बनता है आपका, तो मेरे भाई ये कहते हैं कैली साहब कि 9 अग्र मानसिक योग्यताओं से मिलके बुद्धि का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप लोग समझते रहना, ठीक है। चलो एक बार मैं आगे चलता हूँ, जो आगे की चीजें और बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो क्या है कि अब थॉमसन साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, कि जो आप ये कि कई परीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं ना कि हमारी जो बुद्धि है वो मेरे भाई निम्न 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताओं से मिलती है। जो आपके कैली है ना वो कहते हैं नहीं 9, और ये कहते हैं नहीं 7, लेकिन दोनों ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो मेरे भाई समूह कारक सिद्धांत दिया था। इतना आप लोग अच्छे से समझते रहो। और ये बताओ ये कौन कौन से 7 का नाम लेते हैं, इसको जानते रहो। सांख्यिकी की योग्यता, जिसे मेरे भाई नंबर एबिलिटी और लास्ट में यन कहते हैं। देखो इनका फॉर्मूला है, ये कभी कभी पूछता भी है, और अपनी एग्जाम में अगर ऐसे लिख दिए ना तो मेरे भाई एग्जामिनर दिल से खुश हो जाएगा। उसके बाद शाब्दिक योग्यता, उसके बाद स्थान संबंधी योग्यता, ठीक है। बालक में इन सब का अगर डेवलप हो गया तो समझो उसका मेरे भाई बुद्धि का विकास अच्छा हुआ है। उसके बाद शब्द प्रवाह, उसके बाद तार्किक या फिर वाचिक योग्यता, उसके बाद स्मृति संबंधी योग्यता, उसके बाद प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, जो हम आगे से सामने से देख के सीखते हैं। इसमें हम लोग कुछ नंबर से सीखते हैं, जो भी गिनती विनती सिखाते हैं ना वो हो गया सांख्यिक, और जो भी भाषा हो गई, जो शब्द हो गए, उससे शाब्दिक योग्यता। और इनसे मिल के क्या होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। कौन कहते हैं, आपके थॉमसन साहब कहते हैं, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला है ये याद कर लेना, इंटेलिजेंस किससे मिलके बना है, एन वी एस डब्ल्यू और मेरे भाई आर एम पी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे कहीं नोट करके लिख लेना, हाईलाइट किया हूँ इसीलिए, ठीक है। चलो इतने चीजें आप लोग याद कर लो, अच्छे से कहीं नोट कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, तो मेरे भाई आपके जेपी गिलफोर्ड साहब। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई सिद्धांत है। जेपी गिलफोर्ड साहब कौन से सिद्धांत दिए थे, त्रिआयामी सिद्धांत दिए थे, त्रिआयाम सिद्धांत दिए थे। 3 डायमेंशनल सिद्धांत कौन से दिए थे, तो मेरे भाई जेपी गिलफोर्ड साहब, याद कर लो इसे प्लीज, ठीक है। चलो इसको इन्होंने 3 भागों में बांटने का काम किया। कौन कौन से, देखो इसको डायग्राम अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कब सबसे फर्स्ट कौन है, संक्रिया ऑपरेशन, उसके बाद सूचना सामग्री या विषय वस्तु कंटेंट, उसके बाद उत्पाद। ये बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको कुछ कंटेंट दे दूं, कुछ चित्र दे दूं, यहाँ पे कुछ ऐसे चित्र बना दूं और फिर यहाँ पे एक ऐसा चित्र बना दूं, इसके बारे में सोचोगे ना, तो ये जो चित्र दे दिया ना यही तो हो गया कंटेंट। उसके बाद जो इस पे सोचोगे, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, गैर मूर्त चिंतन, और मेरे भाई ये क्या हो गया, ये संक्रिया कर रहे हो, और इसको सोच के सबको मिला के कोई एक नया उत्पाद बना दिए, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यही तो कहते हैं जेपी गिलफोर्ड साहब। देखो संक्रिया में संज्ञान, स्मृति, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, उसके बाद मूल्यांकन, इवैल्यूएशन के माध्यम से हम संक्रिया करते हैं, और हमें जो वस्तु मिलती है, जो विषय वस्तु मिलती है, वो चित्रात्मक हो गई, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, इन सब से हमें कंटेंट मिल जाता है। उसके बाद जो ये फिर उसके बाद उत्पाद हो जाता है। इस प्रकार से इस डायग्राम को आप समझते रहना, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऐसे कि समझते रहना, ठीक है मेरे भाई। चलो उसके बाद 6 नंबर पे है द्रवीकृत या फिर घनीकृत बुद्धि सिद्धांत। इतना बेसिक से मुझे नहीं लगता कोई बुद्धि को कंप्लीट कराया होगा यूट्यूब पे, ठीक है, वो भी बीएड वाले बच्चों के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरे भाई कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा लेक्चर देखो और समझो, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना, अभी फर्स्ट टाइम है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर 1-2 बार देखो कि बुद्धि को कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। जितने मनोवैज्ञानिक को मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। देखो द्रवीकृत और घनीकृत में बस इतना जानते रहो कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो मेरे भाई 2 मनोवैज्ञानिक मिलकर किए थे, आरबी कैटल और हॉर्न साहब ने 1963 में इस बुद्धि का प्रतिपादन किया था। देखो द्रवीकृत को आप मान सकते हो ना जी फैक्टर। आप कहोगे सर जी फैक्टर क्या होता है, तो भैया आपको ऑनलाइन पिटाई होगी। जी फैक्टर स्पीयर मैन ने दिया था, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया। इसको मान सकते हो जी जी फैक्टर, यानी ये जो हमारे जन्मजात होता है, और घनीकृत क्या होता है, अर्जित करते हैं। इसे यश फैक्टर के रूप में भी जानते हो। सेम दोनों का प्रोसेस यही है, बस इसका नाम ये चेंज कर दिए, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ठीक है। चलो इस प्रकार से इसको भी बस ऐसे जानते रहो, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्टर्नबर्न का जो सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इसे समझो, क्या इन्होंने बताया, स्टर्नबर्न साहब ने क्या बताया कि मेरे भाई
इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे कहते हैं त्रितंत्र का सिद्धांत, ठीक है। और इसका मेरे भाई प्रतिपादन कब किए, तो 1985 से 1991 के बीच में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, त्रितंत्र का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत में बुद्धि के 3 घटक बताए, कौन कौन से, सबसे पहले मेरे भाई बताए संदर्भात्मक घटक, उसके बाद अनुभवजन्य घटक, उसके बाद घटकी घटक, ठीक है, कंपोनेंशन कंपोनेंट बताया इसके बाद, ठीक है। जो चीज़ें आपके थर्मोडायनामिक बताते हैं ना, वही चीज़ ये भी बताते हैं। और सबसे फर्स्ट में ये बताते हैं कि यह वह योग्यता है जिसका उपयोग वातावरणीय परिस्थितियों के साथ मेरे भाई समायोजन करने में किया जाता है, ठीक है। संदर्भात्मक योग घटक जो होता है वो क्या होता है, ये वातावरण के साथ हमें क्या समायोजन करने के लिए सहायक होता है। फिर अनुभवजन्य घटक कौन सा होता है, यह योग्यता व्यक्तियों द्वारा नवीन परिस्थितियों के प्रति व्यवहार एवं समायोजन करना सिखाता है। ये कौन सा हो गया, अनुभवजन्य घटक हो गया, ठीक। चलो उसके बाद घटकी घटक में क्या है कि यह वह घटक है जो अमूर्त चिंतन, ज्ञान, सूक्ष्म संज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, कठिन परिश्रम, चुनौतियों का सामना करना हमें सिखाता है। यह है घटकी घटक, ठीक है। इतना इसके बारे में जानते रहो, ठीक है। चलो उसके बाद थोड़ा-सा नोट पॉइंट, अगर ये त्रितंत्र को नहीं समझ पाए तो इसको समझ लो, अच्छे से समझ जाओगे। बुद्धि के स्वरूप तथा घटकों को लेकर कई मनोवैज्ञानिक में आज भी मतभेद है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य, समुचित समायोजन स्थापित करता है। इसे आप लोग कहीं नोट करके लिख लेना, कहीं नोट करके इसे लिख लेना मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुद्धि के स्वरूप तथा घटकों को लेकर कई मनोवैज्ञानिक में हमेशा मतभेद रहा है। यहाँ तक कि बुद्धि के डिफिनेशन को भी लेके मतभेद रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखती ना उसके बारे में मेरे भाई अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। बुद्धि हमें दिखती नहीं, ठीक है। उसके बाद बुद्धि एक ऐसी योग्यता है ना जिसके द्वारा हम तर्क कर तक सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उद्देश्यपूर्वक कार्य कर सकते हैं, समुचित समायोजन स्थापित कर सकते हैं। वही तो है हमारा इंटेलिजेंस, वही तो है हमारी बुद्धि, ठीक। चलो इस प्रकार से इसे आप लोग समझते रहो। चलो उसके बाद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, देखो क्या कि आपके गार्डनर बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये गार्डनर बुद्धि इंपॉर्टेंट है, इसे समझो किसने दिया था, तो मेरे भाई आपके प्यारे गार्डनर साहब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे 1983 में, ठीक है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया ना कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकायिकी है। जैसे भाषाई बुद्धि हो गया, तार्किक बुद्धि हो गया, सामाजिक बुद्धि हो गया, इस प्रकार से 9-10 बुद्धियों को ये बताए थे आपके गार्डनर साहब, ठीक है। चलो इतना आप लोग दिमाग में बना के रखना। अब जो हमारा शुरू होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुद्धि का मापन, ठीक है। इसके पहले मैं एक बार आपको रिवीजन माराता हूँ ताकि आप चीज़ें भूलो ना। बुद्धि के प्रकार गैरिट ने 3 बताया था, उसके बाद आपके प्यारे थर्नडाइक ने भी 3 बताया। उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक जो सिद्धांत दिए थे बीनेट, टर्मन और स्टर्न साहब दिए थे। द्विकारक सिद्धांत आपकी स्पीयरमैन दिए थे, उसको 2 भागों में बाँट के, जी फैक्टर और यस फैक्टर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है वो है बहुकारक सिद्धांत, ये आपके प्यारे थर्नडाइक साहब दिए थे। इसको भी इन्होंने 3 बुद्धि बताया, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि उसके बाद अमूर्त बुद्धि। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्सन्स और कैली साहब ने। और मेरे भाई जो जो कैली साहब है इसे 9 भागों में इन्होंने बाँटा। उसके बाद जो मेरे भाई थॉमसन साहब हैं वो इसे 7 भागों में बाँट के बताया। त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड साहब दिए थे। उसके बाद द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो मेरे भाई आरबी कैटल और हॉर्न साहब 1963 में दिए थे, ठीक है। चलो उसके बाद स्टर्नबर्ग साहब ने त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, ठीक है। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टर्नबर्ग साहब ने 1985 से 1991 के बीच इसका प्रतिपादन किया, ठीक। इसको भी इन्होंने 3 भागों में बाँट के बताया, ठीक है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो मेरे भाई वो हैं गार्डनर साहब, ठीक है, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। इस प्रकार से छोटी-छोटी मेरे भाई इनका जो कि थोड़ा-थोड़ा ही अंतर है, जो बहुकारकी हो गया, बहुबुद्धि हो गया, इसमें थोड़ा बेसिक सा डिफरेंट है। इसको आप लोग ऐसे जानते रहना कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन-सा सिद्धांत दिया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग ये समझते हैं बुद्धि का मापन, ठीक है। चलो देखो जैसे बुद्धि के बारे में सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं थे, उसी प्रकार बुद्धि के मापन में भी कई मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हैं। फिर भी उन्होंने अपने एक मेरे भाई निष्कर्ष पे पहुंचे और बताए बुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। कौन-कौन से समझो, बुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, कौन-कौन से? फर्स्ट है मेरे भाई व्यक्तिगत बुद्धि, सेकंड है सामूहिक बुद्धि। टेलीग्राम पे शेयर किया था, जो बच्चे प्रॉपर जुड़े हैं उनको पता होगा कि हाँ, टेलीग्राम पे सर इसको शेयर किए थे। तो बुद्धि के 2 प्रकार, व्यक्तिगत बुद्धि, उसके बाद सामूहिक बुद्धि, ठीक है? इंडिविजुअल और मेरे भाई ग्रुप, ठीक है? उसके बाद व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के भी 2 भाग होते हैं, कौन-कौन से? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है? और मेरे भाई सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है
सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक होता है सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको पूरा कंप्लीट कर लेना कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, थोड़ा जगह के नाते मैं इसको नोट नहीं कर पाया, ठीक है। चलो इस प्रकार से अभी मैं पहले समझाऊंगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, उसके बाद मैं ये समझाऊंगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। फिर मैं इन चारों को लेके थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें बताऊंगा जिसमें आपके जो भी साइमन बीने उन्हें आएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है, ठीक है। बाकी मैं शेयर करूंगा, कुछ आप पढ़ भी लेना। देखो, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वे होते हैं जिसके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की परीक्षा होती है, वो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इंडिविजुअली होता है, जो एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति का हम लोग परीक्षण करते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, ठीक है। इसके विपरीत जब एक समय में कई व्यक्तियों का एक साथ बुद्धि परीक्षा होती है तो इसे कहते हैं सामूहिक परीक्षण। मैं लाइव टेस्ट देता हूँ तो सभी बच्चे अपना आंसर देते हो ना, वो हो गया सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इस प्रकार से जब मैं इसे शेयर करूंगा थोड़ा सा इसे भी पढ़ लेना। देखो समझा ही देता हूँ, केवल एक बालक का एक समय में परीक्षा ली जाती है, वो हो गया व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। देखो मेरे भाई, कभी कभी इसमें डिफरेंट पूछ लेता है आपकी एग्जाम में, ठीक है। चलो, बड़ी संख्या में बालक व वयस्कों की परीक्षा एक साथ ली जाती है, वो हो गया सामूहिक परीक्षण। इसे आप लोग ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये परीक्षाएं अधिक समय लेती हैं, आप अलग अलग बच्चों को ला के पूछोगे तो अधिक समय लेगी ना लेगी, इसमें समय भी बचता है और पैसे भी बचते हैं, ऊर्जा भी बचती है, ठीक है। इसमें प्रश्न सरल होते हैं, इसमें प्रश्न कठिन होते हैं, ठीक है। इसमें सभी बालकों को ध्यान में रख के प्रश्न बनाया जाता है ना, तो उसमें भाई सब लेवल के प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्न के जो कि पत्र हैं वो थोड़ा सा कठिन भी होते हैं। बाकी इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैं शेयर करूंगा, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि और शाब्दिक बुद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि और सामूहिक बुद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। थोड़ा सा इसे समझो, इंपॉर्टेंट जो जो ऊपर नोट पॉइंट है सबका ये मेरे भाई कि जो कि निष्कर्ष है क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण सामूहिक परीक्षण की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जो व्यक्तिगत परीक्षण है ना, वो सामूहिक परीक्षण की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। व्यक्तिगत परीक्षाओं में अधिक धन, समय और मेरे भाई प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए सामूहिक परीक्षण का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सामूहिक परीक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें समय कम लगता है, धन कम लगता है और मेरे भाई जो है कि कोई भी इसका टेस्ट ले सकता है सामूहिक परीक्षण का, ठीक है। इंटरव्यू लेने के लिए आपको खुद से मेरे भाई प्रोफेशनल होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। परंतु जहाँ तक प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की बात है तो व्यक्तिगत परीक्षण अधिक उपयुक्त होता है। ये बताओ कि हम जब मेरे भाई एक एक बच्चे को बुलाकर उस पर भाई ध्यान देंगे, छोटा सा बालक है तभी तो उसका विकास हो सकता है। अब 10 को बुला के बैठा लेंगे, कोनो पीछे से कुछ करेगा कोनो कुछ करेगा, नहीं ध्यान दे पाओगे। इसीलिए कहते हैं क्लास में बच्चा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसे समझते रहना। चलो अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है, फिर हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे, ठीक है। देखो, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सम्मिलित समस्याओं का उत्तर परीक्षार्थी पढ़कर लिख कर देता है, उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहते हैं, उन्हें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और मेरे भाई जिन बुद्धि परीक्षणों में समस्याओं का प्रस्तुतिकरण शब्दों के द्वारा न करके चित्रों द्वारा स्थूल सामग्रियों के माध्यम से उसका मेरे भाई प्रदर्शन करे, वो हो गया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। देखो जब मैंने यहाँ पे देखो नोट पॉइंट करके लिखा है, स्पेशल आपके लिए इसको बनाया हूँ, तो क्या लिखा था यहाँ पे, देखो भाषा, शाब्दिक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण में क्या करते हैं हम लोग, भाषा का प्रयोग करते हैं, और शाब्दिक में हम लोग चित्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझते हैं, चलो ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है। इसमें हम लोग एक पे ध्यान देते हैं, इस पे हम लोग कई बच्चों में ध्यान देते हैं। और उसके बाद बताया कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, ठीक। अब हम लोग ये समझेंगे कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कि इसके अंतर्गत कौन 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 से आते हैं, उसके बाद समझेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन आते हैं, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। थोड़ा सा संवेगात्मक बुद्धि के बारे में भी मैं बताऊंगा। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इंपॉर्टेंट है, पहले इसे समझो। इसके अंदर आते हैं सबसे पहले बीने साइमन बुद्धि स्केल, ठीक है। बीने साइमन बुद्धि स्केल ये इतना प्रमाणित नहीं था लेकिन फर्स्ट टाइम ये था, तो मेरे भाई इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखो आप इसे समझो, 1905 में
आपके जो कि इसके मेरे भाई निर्माण किए थे ना अल्फ्रेड बिने साहब, और इनके एक सहयोगकारी थे जिनका नाम था मेरे भाई थियोसॉफिल साइमन। आधा से बच्चे यही नहीं जानते कि साइमन बीने दोनों एक है, नहीं, साइमन बीने अलग अलग हैं। बीने का पूरा नाम है अल्फ्रेड बीने, और मेरे भाई जो थियोसॉफियल साइमन है इनका भी देखो नाम यहाँ पे है, दोनों लोग मिलकर जो कि साइमन बुद्धि स्केल का निर्माण किए थे। ठीक है, इसमें कुल 30 प्रश्नों को या फिर 30 पदों को इन्होंने सम्मिलित किया। ठीक है, देखो साइमन बी ने बुद्धि स्केल बुद्धि के मापन के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग था, अतः अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद, यानी इसका देखो मेरे भाई उतना इसकी विश्वसनीयता नहीं थी, लेकिन कुछ उसके बाद भी शिक्षा जगत में हलचल पैदा कर दिए। फर्स्ट टाइम ये बताया ना कि हम बुद्धि को मेजर कर सकते हैं, तो हलचल हुई ना उसके बाद, जिससे अन्य देश के मनोवैज्ञानिक व शिक्षाविदों का ध्यान इधर आकर्षित हुआ। ठीक है, चलो अमेरिकी स्कूल में सबसे पहले इसका जो कि मेरे भाई प्रयोग किया गया 3 से 4 साल के बच्चों पे, उसके बाद अब समझो इनका प्रयोग था क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या निर्धारित किया गया, यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता था तो हम उसे कहते थे कि वो सामान्य बुद्धि वाला है। जैसे अगर 7 वर्ष का बालक है और हम 7 वर्ष के प्रश्न को डिजाइन करते हैं और ये सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो हम कहेंगे ये समान बुद्धि का है। जैसे यदि 8 वर्ष का बालक अगर अपने आयु के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो हम कहेंगे उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है। ठीक है, अगर वो मेरे भाई 8 वर्ष का बालक है और 8 वर्ष के सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे देता है तो हम कहेंगे उसकी मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष है। ठीक है, यदि केवल, देखो ध्यान से सुनना अब इंपॉर्टेंट आता है, यदि केवल 7 वर्ष वाले बालक प्रश्नों का उत्तर दे पाता है तो उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष मानी जाती है। ठीक, परंतु यदि मेरे भाई 10 वर्ष के बालकों का उत्तर भी वो दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाती है। थोड़ा सा इसे समझो, देखो अगर वो 7 वर्ष का है और 7 वर्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो उसकी हम मेंटल एज या फिर मानसिक आयु मानेंगे 7 वर्ष। यदि वह 7 वर्ष का रियल आयु उसकी 7 वर्ष है लेकिन वे मेरे भाई 10 वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व कर दे रहा है, 10 वर्ष के बच्चों के प्रश्नों को सॉल्व कर दे रहा है ना, तो उसकी मेंटल एज हम लोग मानेंगे 10 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से इसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, चलो यदि 9 वर्ष के बालक वाले सभी प्रश्नों 3 प्रश्नों का उत्तर और 10 वाले के बालक के लिए 1 प्रश्नों का उत्तर वो दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु के लिए हम 1/4 1/5 वर्ष जोड़ देते थे। इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे समझाया भी है, यदि देखो 8 वर्ष का बालक है, वो 8 वर्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दे देता है, ठीक है, तो उसकी हम लोग मानसिक आयु 8 वर्ष मानेंगे। ठीक, यदि मेरे भाई यदि वो देखो 9 वर्ष का बालक है और वो सिर्फ 8 वर्ष का बालक है और 9 वर्ष के सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाता है 5 में से, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे कि मेरे भाई 5/3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे काउंट कर सकते हैं। यदि वो 8 वर्ष का बालक है और 10 वर्ष के प्रश्नों का उत्तर वो मेरे भाई सिर्फ 1 देता है तो हम कहेंगे 1/5। तो इसकी मानसिक आयु हम जब जोड़ के निकालेंगे तो कह सकते हैं 8 सही 4/5। ठीक है, इस प्रकार से इसकी मानसिक आयु हम लोग निकाल सकते हैं। ये कौन सी हो गई, ये हो गए मेरे भाई साइमन, ये हो गए बीने साइमन बुद्धि स्केल। ठीक है, ये इतना विश्वसनीय नहीं था, तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आया वो था स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। वो पहले पे ही आधारित था तो उसका थोड़ा सा ये मतलब बदला हुआ रूप था। ठीक है, देखो इसको मेरे भाई जो प्रतिपादन किए उनका नाम था मेरे भाई टर्मन साहब। तो अगर आपसे पूछे स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि किसने किया था तो आप कह सकते हो टर्मन साहब। ठीक है, चलो 1911 में ये उसको पहले वाले के अनेक दोषों को दूर करते हुए मेरे भाई 1916 में मेरे भाई इसका नया रूप प्रतिपादन किए जिसका नाम रखा गया स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। ठीक है, परीक्षा के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, इसमें इन्होंने 1937 से लेके 1960 तक मनोवैज्ञानिक मेरिल के साथ मिलकर कुछ संशोधन करके इसे पूर्णतः मेरे भाई दोष मुक्ति बना दिए। देखो ये जो सिद्धांत आया ना इसमें मेरे भाई मोटी मोटा तौर पे हम लोग कह सकते हैं 25 से 30 साल लग गया इसको सिद्धांत को देने में। ठीक है, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अभी हमने इसे समझते हैं कि ये सिद्धांत आखिर है क्या। देखो ध्यान से सुनना, इस परीक्षण में मानसिक आयु की गणना बहुत अधिक उपयुक्त हो गई। कैसे हो गई, ध्यान सुनना, इसमें 2 से लेकर 10 वर्ष के तक के सभी बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न सही होने पर उन्हें 2 माह दिया जाता था। जैसे हम कहते हैं ना कि यदि आप एक प्रश्न को सही कर लो तो आपको 2 टॉफी मिलेगी, उसी प्रकार जो 2 से
10 वर्ष के बालक थे, यदि वो एक प्रश्न को सॉल्व करते थे अगर, तो उनको 2 माह मानसिक आयु माना जाता था। उसके बाद अगर 12 वर्ष के बालक हैं, ठीक है, और मेरे भाई वो सभी प्रश्नों को सॉल्व करते थे, तो उनको क्या कहते थे कि उनको भैया 3 माह की हम लोग मेंटल एज देते थे। इसी प्रकार 14 वर्ष के बालक को अगर वो एक प्रश्न को सॉल्व करता था, तो उसे 4 मानसिक आयु दिया जाता था। अब कहोगे सर नहीं समझ में आया, तो उदाहरण से समझ लो मेरे भाई क्या है। देखो, एक 8 वर्ष का बालक यदि 8 वर्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है, तथा साथ ही वह 9 वर्ष के 3 प्रश्नों को, 10 वर्ष के 2 प्रश्नों को और 12 वर्ष के 1 प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर दे देता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखो इस प्रकार समझ सकते हो क्या है कि अगर वा 8 वर्ष के सभी प्रश्नों का सही-सही उत्तर दे देता है, तो उसकी मानसिक आयु 8 हो गई। जो पहले था बीने साइमन वही ये भी है, थोड़ा-सा इसका बदला हुआ रूप है। तो मेरे भाई क्या हो गया 8 वर्ष, उसके बाद ये बताओ 9 वर्ष के 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो आप कितना दे रहे हो? 2 से 10 वर्ष के बीच 2 माह दे रहे हो, ठीक है? तो देखो 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो 3 गुणे हम लोग 2 कर देंगे। उसी प्रकार 10 वर्ष के 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक? उसी प्रकार 12 वर्ष के 1 प्रश्नों का ठीक उत्तर दे रहा है, तो आप कितना दे रहे थे यहाँ? 12 वर्ष के लिए 3 माह, तो मेरे भाई 1 गुणे 3 कर दिए। तो जब टोटल इसको कैलकुलेट करके ऐड करोगे, तो 3 9 वर्ष 1 माह इसकी मानसिक आयु निकल के आएगी, ठीक है? यदि उसकी रियल आयु कितनी थी? 8 वर्ष, लेकिन मानसिक आयु कितनी आ रही है? 9 वर्ष। इस प्रकार आप लोग इसे समझ सकते हो, ठीक है? पूरा 100% देके समझाने का प्रयास किया हूँ स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण को। उम्मीद करता हूँ एक बार और आप लोग इसे पीडीएफ शेयर करूँगा, पढ़ोगे तो और अच्छे से आपके माइंड में इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो मेरे भाई, उसके बाद अब हम लोग ये समझते हैं व्यक्तिगत कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, ठीक है? इसको समझो, व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ चित्त का प्रयोग करते हैं, मैंने ऊपर बताया, ठीक है? इसमें क्या होता है, पिक्चर ड्राइंग होती है, उसके बाद पिक्चर कंप्लीट जो होता है वो टेस्ट होता है, उसके बाद भूल भुलैया टेस्ट होता है। कहते हैं ना, देखो ये ऐसे पजल वजल हम खेलते हैं ना, कि ऐसे बालक को इसमें कुछ सबको मिला के इसमें हम लोग शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ चित्र को चित्रपूर्ति और भूल भुलैया के माध्यम से हम लोग व्यक्तिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण करते हैं, ठीक है? चलो अब इम्पोर्टेंट आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट आता है आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक है? देखो यह विश्व युद्ध के समय मेरे भाई, प्रथम विश्व युद्ध के समय यह परीक्षण बनाया गया था, ठीक है? क्योंकि उस समय मेरे भाई क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेना में भर्ती करना था, तो इस प्रकार के परीक्षण का निर्माण किया गया। देखो इसका निर्माण अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य कर्मचारियों और पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था, ठीक है? इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया जाता था। देखो आर्मी जो अल्फा है ना, इसमें अंग्रेजी जानने वालों पर किया जाता था, लेकिन जो आर्मी बीटा भी मैं आगे बताऊंगा, उसमें जो अंग्रेजी ना जानने वाले थे, इसीलिए उसमें मेरे भाई चित्रों का प्रयोग किए थे, उसमें हम लोग कूट का प्रयोग करते थे, इसमें हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक? इस प्रकार से इसे आप लोग जानते रहो, ठीक है? आर्मी अल्फा में कौन से थे मेरे भाई? इसमें हम लोग सबसे पहले ये अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में इसको हम लोग इसका प्रयोग करते थे। बाकी जो इसमें से मेरे भाई 135 नंबर पाते थे उनको श्रेष्ठ कहा जाता था, जो 105 से 134 पाते थे उन्हें बेहतर कहा जाता था, जो 45 से 105 पाते थे नंबर, उनको संतोषजनक या फिर मेरे भाई कह सकते ठीक-ठाक था वो। साथ में ही इस क्रम में जो अफसर रैंक था वो 105 था, जो सिपाही रैंक माना गया था वो 60 था। इस प्रकार से आपको सेना में भर्ती कराया जाता था तब के ज़माने में, ठीक है? जब प्रथम विश्व युद्ध था, जब लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, ठीक है? अब देखो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आता है आर्मी बीटा, ठीक है? ये अनपढ़ों का एक तरीके से था, ठीक है? इसमें चित्त पूर्ति का था, सरल ज्यामिति के प्रश्न थे मेरे भाई, उसके बाद कि समान रुचियों पे अंतर स्थापित करना था, प्रतीक का प्रतिस्थापन करना था, ठीक है? लकड़ियों के ढेर से टुकड़े गिनना था। इस प्रकार से आर्मी बीटा परीक्षण है, ठीक है? ये भी प्रथम विश्व युद्ध के समय ही इसको तैयार किया गया था, ठीक है? चलो इस प्रकार से ज़्यादा लोग इसमें भर्ती हो पाएँ, इसके मेरे भाई पर्पज़ से इसको बनाया गया था, ठीक है? चलो इस प्रकार से इसको आप लोग समझ के रखना। अब इम्पोर्टेंट आता है बुद्धि का मापन। कहोगे सर अभी क्या बता रहे थे? अभी हम लोग जानेंगे आईक्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखना थोड़ा-सा स्किप हो गया, बाकी इसको देखो मैं समझा देता हूँ। क्या होता है बुद्धि लब्धि को जानने के पहले वास्तविक आयु और मानसिक आयु का पता कैसे लगाते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? अभी मैंने मानसिक आयु कैसे निकालते हैं ऊपर मैंने बताया, ठीक है? ऊपर मैंने बताया स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, ठीक है? उसके बाद अब समझो कि देखो आईक्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले मेरे भाई मेंटल एज, उसके बाद जो आपकी रियल एज है, जो मेरे भाई वास्तविक आयु है, ठीक है? उसे सीए कहते हैं, ठीक है? इसको इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी जो कि आईक्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है? चलो उदाहरण से समझ लो, आपका और भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो इसको कहीं नोट करके लिख लेना कि मेंटल एज अपॉन करंट एज हो गई,
ये होता है आपका IQ, ठीक है। इसको कहीं नोट करके लिख लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो उदाहरण के लिए, किसी बालक की मानसिक आयु मान लो 15 वर्ष है, किसी बालक की मानसिक आयु मान लो 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई गुणे 100 भी रहेगा, ठीक है, गुणे 100 भी रहेगा, ठीक है। चलो गुणे 100 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका IQ निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, इसको काट दो, ठीक है। 3 चौको 12 और 3 पचे 15 हो गया, तो 4 से जब 100 में भाग दोगे तो ये 25 बार जाएगा और 25 पचे 125। तो इसकी मानसिक आयु निकल के आ गई मेरे भाई, इसकी जो IQ निकल के आ गया वो हो गया 125, ठीक है। इसकी जो बुद्धि लब्धि हो गई वो हो गई 125, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप लोग समझ सकते हो। चलो एक बार मैं इसे थोड़ा सा नोट करके लिखा हूँ, इसे समझ लो। बुद्धि लब्धि का अर्थ है बालक की प्रखर बुद्धि। जब मैं पेपर 4 में बुद्धि को कवर कराया था तो बताया था बुद्धि लब्धि क्या होती। प्रखर बुद्धि यानी बालक किसी समस्या को कितना समाधान कर लेता है। अभी मैं बुद्धि का जो मेरे भाई एक तालिका भी नीचे दिखाऊंगा, ठीक है। साधारणतः जिनकी बुद्धि 100 या इसके आसपास है उन्हें सामान्य बुद्धि के माने जाते थे, वो बालक सामान्य बुद्धि के, ठीक है। चलो टर्मन साहब ने कुछ बुद्धि लब्धि की तालिका दी है, इसे आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। देखो जो 140 से अधिक है वो कहते थे मेरे भाई जीनियस है, प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है। और उसके बाद जो 120 से 139 के बीच बालक हैं उनको कहते थे प्रखर बुद्धि या फिर वेरी सुपीरियर। उसके बाद 110 से 119 हैं, ये उत्कृष्ट बुद्धि के हैं। उसके बाद जो मेरे भाई 90 से 109 के बीच है वो सामान्य बुद्धि के बालक माने जाते थे, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप लोग कहीं नोट करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बार मानसिक आयु का मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे देता हूँ, अगर जो बच्चे सॉल्व करना चाहो तो कर लेना। देखो किसी की मानसिक आयु मान लो अगर 20 वर्ष है और उसकी करेंट एज अगर 15 वर्ष है, तो ये बताओ कि उसका मेरे भाई IQ कितना होगा। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुन लो, किसी बच्चे की मानसिक आयु 20 वर्ष है और करेंट एज उसकी जो है मेरे भाई रियल या वास्तविक एज जो है वो है 15 वर्ष। तो बताओ उसकी वास्तविक आयु कितनी होगी, जो उसकी बताओ IQ कितना होगा। इसको चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो मेरे भाई मेंटल एज और उसके बाद रियल एज मेरे भाई करंट एज हो गई गुणे 100 और ये अपान होता है IQ। इसको चाहो तो आप सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग ये समझते हैं संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं संवेग को बताया था थोड़ा बहुत इसको भी डिस्कस किया था, तो आपको एक प्यारे मनोवैज्ञानिक हुए कून एंड मिटर साहब ये क्या कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, कि संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें मेरे भाई परानुभूति, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, आत्म सचेष्टा, अन्य कौशल सम्मिलित होते हैं, वो होता है आपका संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। इसको कहीं नोट करके लिख लेना, इसको मैंने ऐड कर लिया, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक प्यारे मनोवैज्ञानिक हुए मेरे भाई गोलमैन साहब, गोल मटोल वाले गोलमैन साहब, ये एक पुस्तक लिखे इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट मैटर्स मोर देन IQ। ये पुस्तक लिखे, उसमें ये बताए कि मेरे भाई संवेगात्मक बुद्धि अपनी एवं दूसरों की भावना को पहचानने, अपने आप को अभिप्रेरित या मोटिवेट करने तथा अपने आप के साथ दूसरों को संबंध स्थापित प्रबंधन की क्षमता जो है वो है संवेगात्मक बुद्धि। ये कौन कहते हैं, ये गोलमैन साहब कहते हैं। कौन सी बुक ये लिखे थे, तो व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ ये बुक लिखे थे, ठीक है। इतना आप दिमाग में बना के रखना, ठीक है। चलो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया पर ठीक है, हम लोग इसको चाहते तो 4 से 5 लेक्चर में कवर करते, लेकिन नहीं मेरे भाई, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट हैं, वो एक लेक्चर में अगर संभव है तो मैं वही प्रयास करता हूँ, ठीक है। फालतू के लेक्चर देने से क्या फ़ायदा, ठीक है। देखो संवेगात्मक बुद्धि के घटक कुछ होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, मेयर और सैल्वे साहब ने 4 घटक बताए, कौन कौन से मेरे भाई, संवेगों की पहचान, जिस बालक के अंदर संवेगात्मक बुद्धि है मेरे भाई वो संवेगों की पहचान कर लेगा, ठीक है। उसके बाद संवेगों के प्रभाव से अवगत होना सीख जाएगा। उसके बाद संवेगों को समझने की योग्यता आ जाएगी, उसमें संवेगों को मेरे भाई नियमन करने की आवश्यकता आ जाएगी, रेगुलेशन करने की उसके मेरे भाई की योग्यता आ जाएगी। उसके बाद आपके गोलमैन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके 5 घटक ये बताते हैं, कौन से, स्वयं के संवेगों को जानना, जो ऊपर बोले वो बात ये भी बोलते हैं, लेकिन 1-2 पॉइंट बढ़ा दिए तो भैया इनका भी सिद्धांत बन गया, चलो इनको भी पढ़ लो। संवेगों के में भाई स्वयं के संवेगों को जानना, उसके बाद स्वयं के संवेगों का प्रबंधन करना, उसको मैनेज करना, स्वयं के संवेगों को स्वयं को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, ठीक है। कहते हैं ना शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करो, तो क्या होगा,
ये मेरे भाई आपका इमोशनल इंटेलिजेंस तो हुआ ये। उसके बाद अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा तो आप जो दूर से ही देख के भगोगे कि क्या हो गया, अरे वो तो गुस्से में है, तो क्या करो, संवेग को पहचान रहे हो ना। कोई आपके सामने फूल लेके आ रहा तो भगोगे नहीं ना, आप कहोगे आओ आओ कोई बात नहीं, फूल दो भैया, चलो कंग्रेचुलेसन बोलो, तो क्या हो गया, ये संवेग तो है, आप पहचान रहे हो ना। और संबंधों का निर्वाह करना, ठीक है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है तो आप क्या करो, उसे गाली गलौज नहीं करोगे, उसके साथ आप भी प्रेम भाव से ही रहोगे। तो ये संवेगों का पहचान करोगे, ठीक है। मेरे भाई देखो, बुद्धि को बिल्कुल बेसिक से कवर कराने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। चलो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, पहले से जुड़े हो तो आप तो दिल से प्यारे मेंबर हो मेरे भाई, आप मेरे हार्ट बीट के प्यारे से मेंबर हो, ठीक है। चलो, अगर आपके मन में कोई क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चन, डाउट, कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड है तो आप मुझे इंस्टा आईडी पे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। इसका पीडीएफ आप द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो। जो बच्चे पहले जुड़े हो वो तो मेरे भाई जाके ले ही लेंगे, ठीक है। चलो, बुद्धि को बेसिक से कवर कराने का प्रयास किया है। एक बार अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करूं, चलो रिवीजन क्या करूं, आप लोग इसे जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या दिया था, अच्छा मैं रिवीजन के तौर पे संडे को इसका ही क्वेश्चन लेके आऊंगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आपसे कराऊंगा, आईक्यू कैसे निकालते हैं, ये संडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर बुद्धि का आकलन नहीं हुआ फोर्थ पेपर में, तो यहाँ से वो भी कवर हो गया, ठीक है। हम लोगों ने आर्मी अल्फा को पढ़ लिया, आर्मी बीटा को पढ़ लिया, उसके बाद साइमन बीने को पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद सभी मनोवैज्ञानिकों को हमने कवर कर लिया, और मेरे भाई कंप्लीट इंटेलिजेंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो परेशान मत होइए, ठीक है। चलो, और मैं थोड़ा सा अभी सोच रहा हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दूं जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर को एक बार देखो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। चलो, अपना ख्याल रखो मेरे भाई, ठीक है, चलो।